नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिशन वैक्सीन पर अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, पड़ोसियों के लिए भी मांगेंगे टीके। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिसंबर तक भारत को मिल जाएगा आसमानी कवच और इस खतरनाक मिसाइल की ताकत आपको बताएंगे दोस्तों। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना महामारी से हुए नुकसान के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति बना भारत। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तब आप बड़ी खबरों की तरफ। मिशन वैक्सीन पर अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, पड़ोसियों के लिए भी मांगेंगे टीके। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार 24 मई से 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे, जहां वे अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके की खरीद और बाद में इसके संयुक्त उत्पादन की संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया है, एस जयशंकर 24 से 28 मई 2021 तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। न्यूयॉर्क में उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात की संभावना है। सूत्रों ने कहा, यात्रा में कोविड सहयोग और वैक्सीन बड़ा मुद्दा होगा, साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कोविड संकट के बीच उनकी यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वे अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं वहां के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। बयान के अनुसार विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान उनका भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक एवं कोविड-19 महामारी से जुड़े सहयोग को लेकर कारोबारी मंचों से संवाद का कार्यक्रम है। जयशंकर की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हो रही है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत अमेरिकी उद्यमों के साथ कोविड-19 रोधी टीकों की खरीद और बाद में देश में उसके उत्पादन की संभावना के बारे में बातचीत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 5 दिन पहले घोषणा की थी कि अमेरिका जून के अंत तक जरूरतमंद देशों को फाइजर बायोटेक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड टीकों की 2 करोड़ खुराक देगा। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका की करीब 6 करोड़ खुराक शामिल है। हालांकि वितरण विवरण पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि लाभार्थियों में भारत भी शामिल हो सकता है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के रूप में निर्मित और वितरित किया जा रहा है, को अभी तक अमेरिका में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका को भारत और उसके पड़ोसियों को अधिक से अधिक टीके भेजने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने इस संबंध में अमेरिका से पैरवी करने के लिए जयशंकर से संपर्क किया था। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव भी वैक्सीन की मांग करते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिसंबर तक भारत को मिल जाएगा आसमानी कवच, जाने इस खतरनाक मिसाइल की ताकत और खासियत। जी हाँ दोस्तों, भारत को दिसंबर तक आसमानी कवच मिलने वाला है। भारत को सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस से इस साल दिसंबर तक मिल जाएगी। रोसोबोरोना एक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिखिएव ने कहा कि हर चीज तय समय के अनुसार चल रही है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी से शत्रु विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। एजेंसी ने बताया कि भारतीय विशेषज्ञ रूस पहुंच गए हैं और उन्होंने जनवरी 2021 में S-400 संबंधी प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस मिसाइल की खासियतें और ताकतें। लंबी दूरी की सबसे उन्नत प्रणाली S-400 सतह से हवा में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। यह लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली इतनी उन्नत है कि 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले शत्रु विमानों, क्रूज मिसाइल, परमाणु मिसाइल और ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। 4 मिसाइल 3 दिशाओं में मार। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज में मिसाइल हैं जो 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। अन्य विशेषताएं, S-400 प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है। इसकी तैनाती में केवल 5 से 10 मिनट लगता है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइल शामिल। यह हाइपरसोनिक गति से हमला कर सकता है। यह एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। अमेरिका ने किया था विरोध। अमेरिका ने भारत और रूस की S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम डील का विरोध किया था। S-400 को अमेरिका की 3rd एंटी मिसाइल सिस्टम की टक्कर का माना जाता है। जानकार यह भी मान रहे हैं कि S-400 सिस्टम अमेरिका की संवेदनशील सैन्य प्रौद्योगिकी में सेंध लगा सकता है। अन्य खास बातें, 400 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली ड्रोन मिसाइल का खात्मा करने में सक्षम। $5 अरब में 5 यूनिट के लिए साल 2018 में हुआ था सौदा।
36 मिसाइल को एक साथ मार सकता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना लगाने में सक्षम। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी से हुए नुकसान के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी उभरती शक्ति बना हुआ है इंडिया। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे भारत के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। सऊदी अरब में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से तबाही के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की उभरती हुई शक्ति बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसके बाद भी वो सबसे बड़ी और तेजी से उभरती शक्ति बना हुआ है। आलोचकों को लगाई फटकार। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कई मूलभूत ताकतें हैं जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बना देगी। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर नई दिल्ली की आलोचना करने वालों को भी रिपोर्ट में कड़ी फटकार लगाई गई है। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन सी हेल्समैन ने अरब न्यूज के एक कार्यक्रम में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी राजनीतिक शक्ति संरचना स्थिर है। हेल्समैन ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों राजनीतिक रूप से इस तरह सुरक्षित हैं कि अन्य विकासशील देश केवल भारत से ईर्ष्या कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वायरस के मामलों में अधिक वृद्धि के कारण भारत ने अपने स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव महसूस किया है और इसे लेकर उसकी आलोचना भी हुई है, जो सही नहीं है। अपनी रिपोर्ट में हेल्समैन ने तर्क दिया है कि विश्लेषणात्मक खतरा भारत की मौजूदा दुखद समस्याओं को देखना है, जबकि सतह के नीचे मौजूद स्थायी परिवर्तनों पर किसी का ध्यान नहीं है, जो उसे दुनिया में सबसे बड़ी बढ़ती शक्ति बनाते रहेंगे। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल पर केंद्र की सख्त चेतावनी, कंटेंट हटाने के निर्देश, एडवाइजरी जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल पर चेतावनी जारी की है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही सरकार ने सभी पक्षों से इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल के किए गए कंटेंट को जल्द हटाने को कहा है। इसके साथ ही कहा कि इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी एडवाइजरी जारी की है और इंडियन वेरिएंट के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए इंडियन वेरिएंट इस्तेमाल किए गए कंटेंट को जल्द से जल्द हटाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट के कई देशों में फैलने की गलत खबर ऑनलाइन फैलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोविड-19 का इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि WHO ने भी B.1.617 वेरिएंट के साथ इंडियन वेरिएंट नहीं जोड़ा है, इसलिए इसे इंडियन वेरिएंट कहना गलत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल की सियासत में नया मोड़, ओली को झटका। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की। जी हां दोस्तों, नेपाल में जारी राजनीतिक संकट ने अब एक नई करवट ले ली है और KP शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा है। सरकार बनाने को लेकर फंसे पेच के बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और विपक्षी दलों दोनों ने ही राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पाले में गेंद था, मगर राष्ट्रपति ने दोनों के दावों को खारिज कर मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। नेपाल में अब 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होंगे। दरअसल नेपाल का राजनीतिक संकट शुक्रवार को उस वक्त और गहरा गया था जब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और विपक्षी दलों राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री ओली विपक्षी दलों के नेताओं से कुछ मिनट पहले राष्ट्रपति के कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 76(5) के अनुसार पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी CPN UML के 121 सदस्यों और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के 32 सांसदों के समर्थन के दावे वाला पत्र सौंपा। इससे पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 149 सांसदों का समर्थन होने का दावा किया था। देउबा प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति के कार्यालय पहुंचे। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली ने संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए एक और बार शक्ति परीक्षण से गुजरने में बृहस्पतिवार को अनिच्छा व्यक्त की थी। नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव नीत धड़े और सत्तारूढ़ CPN UML के माधव नेपाल नीत धड़े समेत विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने प्रतिनिधि सभा में 149 सदस्यों का समर्थन होने का दावा किया है। NC के वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंह ने यह जानकारी दी। माई रिपब्लिका वेबसाइट के अनुसार इन सदस्यों में नेपाली कांग्रेस के 61, CPN माओइस्ट सेंटर के 48, GSP के 13 और UML के 27 सदस्यों के शामिल होने का दावा किया गया है। हिमालयन टाइम्स की खबर के अनुसार विपक्षी गठबंधन के नेता 149 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाला पत्र राष्ट्रपति को सौंपने के लिए उनके सरकारी आवास शीतल निवास के लिए रवाना हो गए। इस पत्र में शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की गई है। देउबा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह 1995 से 1997 तक, 2001 से 2002 तक
2004 से 2005 तक और 2017 से 2018 तक इस पद पर रहे हैं। देवबा 2017 में आम चुनावों के बाद से विपक्ष के नेता हैं। गेंद अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पाले में था, लेकिन उन्होंने मध्यावधि चुनाव कराने का अब फैसला ले लिया है। राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों को नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे तक का समय दिया था। सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति भंडारी से सिफारिश की थी कि नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(5) के अनुरूप नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली एक और बार शक्ति परीक्षण से गुजरने के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री ओली को 10 मई को उनके पुनः निर्वाचन के बाद प्रतिनिधि सभा में 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना था। आशंका थी कि अगर अनुच्छेद 76(5) के तहत नई सरकार नहीं बन सकी तो ओली अनुच्छेद 76(7) का प्रयोग कर एक बार फिर प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश करते। ओली CPN-UML के अध्यक्ष हैं। उन्हें 14 मई को संविधान के अनुच्छेद 76(3) के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इससे 4 दिन पहले ही वह संसद में विश्वास मत में पराजित हो गए थे। नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 121 सीटों के साथ CPN-UML सबसे बड़ा दल है। इस समय बहुमत सरकार बनाने के लिए 136। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बीच चीन पर भड़का इजरायल। जी हां दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग को 10 दिन से अधिक हो गए हैं। इस दौरान इजरायल की ओर से हमास के चरमपंथियों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इसके बीच इजरायल ने चीन की एक हरकत पर भी उसे कड़ा संदेश देकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल चीन में इजरायल के दूतावास ने सरकारी टीवी चैनल CCTV के विदेशी चैनल द्वारा गजा और दूसरे स्थानों पर जारी हिंसा पर चर्चा संबंधी कार्यक्रम में घोर यहूदी विरोध का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। इजरायली दूतावास ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। इसमें उसने कहा है, हमने उम्मीद की थी कि दुनिया को यहूदियों द्वारा नियंत्रित करने जैसे षड्यंत्रकारी सिद्धांतों का दौर चला गया है, पर दुर्भाग्य से यहूदी विरोध एक बार फिर अपना घिनौना चेहरा लेकर सामने आ रहा है। इसके साथ ही ट्वीट में कहा गया है, चीन के एक आधिकारिक मीडिया संगठन द्वारा व्यक्त किए गए घोर यहूदी विरोध को देखकर हम स्तब्ध हैं। दूतावास के प्रवक्ता एरेस कार्ड्ज़वोलोवेस्की ने कहा कि दूतावास को अपने ट्वीट में कुछ और नहीं जोड़ना है और उसे अब तक CGTN से कोई जवाब नहीं मिला है। CCTV विदेशी दर्शकों के लिए इसका संचालन करता है, जैसे रूस का RT है। मंगलवार को CGTN चैनल के प्रस्तुतकर्ता झेंग जुनफेंग ने सवाल उठाया था कि इजरायल के लिए अमेरिकी सहयोग क्या सचमुच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की इजरायल की पक्षधर नीति में अमेरिका पर संपन्न यहूदियों का प्रभाव और अमेरिकी विदेश नीति निर्माताओं पर यहूदियों की लॉबी का प्रभाव दिखता है। झेंग ने कहा, यहूदियों का वित्त एवं इंटरनेट क्षेत्रों में वर्चस्व है, तो क्या उनके पास शक्तिशाली लॉबी है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? हो सकता है। झेंग ने फिर चीन के सबसे बड़े भूराजनीतिक प्रतिद्वंदी अमेरिका पर पश्चिम एशिया में इजरायल को मोर्चेबंदी के लिए एक चौकी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। CCTV ने तत्काल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की चालबाजियों के बीच अरुणाचल दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे। जी हां दोस्तों, ड्रैगन की चालबाजियों के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में चीन के साथ लगी सीमा के पास भारत की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब एक रणनीतिक राजमार्ग का निर्माण पूरा किया है। चीन ने इस राजमार्ग का निर्माण यारलुंग जांगबो ग्रैंड कैनियन के बीच से होकर किया है, जिसे दुनिया की सबसे गहरी खाई के रूप में जाना जाता है और जिसकी अधिकतम गहराई 6009 मीटर है। चीन ने इस राजमार्ग का निर्माण 31 करोड़ डॉलर की कीमत से किया है। जनरल नरवणे बृहस्पतिवार से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर हैं। क्षेत्र में उनका दौरा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर चीनी सेना के साथ भारतीय सेना के जारी गतिरोध के बीच हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी सीमा के पास ऑपरेशनल तैयारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंतरिक इलाकों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए जनरल नरवणे बृहस्पतिवार को नागालैंड के दीमापुर पहुंचे। सेना ने कहा, दीमापुर में सेना मुख्यालय में आगमन पर सेना प्रमुख को लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ स्पीयर कोर तथा डिवीजन कमांडरों ने उत्तरी सीमा के पास मौजूदा स्थिति एवं अभियान संबंधी तैयारियों से अवगत कराया। सेना ने कहा कि सेना प्रमुख ने उत्कृष्ट निगरानी के लिए सभी सैनिकों की सराहना की और उनसे चौकन्ना रहने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के आसपास गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। जनरल नरवणे ने उत्तर पूर्व के आंतरिक क्षेत्र में और भारत म्यांमार सीमाओं के पास सुरक्षा परिदृश्य की भी समीक्षा की और सभी जवानों का इसी उत्साह के साथ काम करते रहने का आह्वान किया। बुधवार को जनरल नरवणे ने कहा था कि सेना समूचे उत्तरी मोर्चे पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मौजूदगी बढ़ाकर रखेगी जब तक तनाव कम न हो जाए। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर सेना ने पिछले साल करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर सभी संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की तैनाती महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ा दी थी। भारतीय वायुसेना ने भी अरुणाचल सेक्टर में LAC के पास हवाई क्षेत्र की निगरानी करने वाले प्रमुख अड्डों में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों एवं
हमला कर सकने वाले हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए थे। भारत और चीन में पिछले साल मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में कई टकराव स्थलों पर सैन्य गतिरोध जारी है, लेकिन कई दौर की सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ताओं के बाद फरवरी में उन्होंने पैंगोंग झील के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों से सैनिकों एवं हथियारों को पीछे हटाने का काम पूरा कर लिया है। दोनों पक्ष अब शेष बचे टकराव के स्थानों से पीछे हटने की कार्रवाई बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। टकराव वाले बाकी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह वापसी की दिशा में कोई प्रगति नहीं दिख रही और चीनी पक्ष ने 9 अप्रैल को भारतीय सेना के साथ सैन्य वार्ता के 11वें दौर में अपने प्रयासों में कोई लचीलापन नहीं दिखाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंध दो राहे पर खड़े हैं और इनकी दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि पड़ोसी देश सीमा पर अमन चैन बनाकर रखने से संबंधित अनेक समझौतों का या नहीं। 300 से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति कोरोना से जंग हारा। कोरोना ने बरपाया कहर, अब तक जान गंवा चुके हैं 740 से ज्यादा डॉक्टर्स। कोरोना मरीज के जाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद तक भी हवा भी रहता है वायरस। 3 सेंट्रल लैब ने चिताया सेलिब्रिटी नेता कैसे खरीद रहे कोविड-19 रोधी दवाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन बॉर्डर पर अब भी मौजूद हैं 60,000 सैनिक। आर्मी चीफ ने बताया डिसएंगेजमेंट का मतलब सेना पीछे हटाना नहीं। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन डी एस्केलेशन अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट का मतलब सेना पीछे हटाना नहीं होता है। भारत चीन की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात रखेगा। भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक अभी हैं। CNN न्यूज 18 के साथ एक साक्षात्कार में नरवणे ने इस बात से इनकार किया कि चीन के साथ बातचीत टूट गई है। फरवरी के बाद से LAC के साथ स्थिति बहुत सौहार्दपूर्ण रही है। दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट पर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और 9 अप्रैल को कोर कमांडरों की बैठक हुई थी। चीनी सेना के अभ्यास को लेकर सेना प्रमुख ने कहा कि प्रशिक्षण क्षेत्रों में हमने कुछ मूवमेंट देखा है। यह वार्षिक अभ्यास है। LAC पर हमारे बल हमेशा तैनात हैं। वो किसी भी कार्रवाई और गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण ये है कि हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही देशों के बीच अब विश्वास बना है। भारत और चीन की तरफ से बॉर्डर क्षेत्र में जारी निर्माण कार्य पर सेना प्रमुख ने कहा कि जिस क्षेत्र में सेना की तैनाती होती है वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होता है। भारत और चीन दोनों ही तरफ से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर तैनात हमारे एक भी जवान कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं, क्योंकि बाहर से जो भी जवान सीमा पर पहुंचे हैं उन्हें 3 चरणों में जांच के बाद तैनात किया गया है। हमारे जवान पाकिस्तान और चीन से लगने वाली सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जयशंकर के चीन को 2 टूक। LAC पर तनाव रहते चीन के साथ सहयोग नहीं। चीन के रवैये से तय होगी आगे की दिशा। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ इलाकों में चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों की खबरें आने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत व चीन के रिश्तों की दिशा की शर्तें तय कर दी है। जयशंकर ने 2 टूक कहा है कि जब तक LAC पर तनाव रहेगा तब तक चीन के साथ दूसरे क्षेत्रों में रिश्तों को सामान्य नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही जयशंकर ने वर्ष 1988 में पूर्व PM राजीव गांधी की बीजिंग यात्रा के दौरान सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर किए गए समझौते को तोड़ने का आरोप भी चीन पर लगाया है। कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते अभी दौराहे पर है और आगे की दिशा चीन के रवैये ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस की तरफ से आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए न सिर्फ चीन के साथ भारत के रिश्ते बल्कि कोविड की वजह से बदलते वैश्विक समीकरण पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। जयशंकर ने कहा कि वर्ष 1962 के युद्ध के बाद किसी भारतीय PM को चीन की यात्रा पर जाने में 26 वर्ष लग गए थे। वर्ष 1988 में PM राजीव गांधी ने वहां की यात्रा की और दोनों देशों के बीच सीमा पर अमन शांति कायम करने को लेकर एक सहमति बनी। लगभग 30 साल तक इस सहमति पर काम किया गया, लेकिन पिछले वर्ष की घटना से साफ है कि चीन अब उससे विमुख हो गया है। पिछले साल सीमा पर जो कुछ हुआ उसके बाद हम दूसरे क्षेत्रों में सहयोग की नीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वैक्सीन को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जयशंकर 24 से 28 मई तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान विदेश मंत्री की अमेरिकी लीडर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ वैक्सीन खरीदने को लेकर बातचीत हो सकती है। वहीं अमेरिका पहले ही घोषणा कर चुका है कि वह अपने पास मौजूद स्टॉक से 80 मिलियन टीके जरूरतमंद देशों को बांटने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के पास 60 मिलियन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और फाइजर, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का स्टॉक है। अमेरिका ने की भारत की मदद।
अमेरिका कोविड-19 वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पहले से ही बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर जैसी महत्वपूर्ण दवाएं भारत को दे चुका है। साथ ही ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए कच्चा माल प्रदान कर चुका है, जो कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन के 57 सदस्यों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम और उपचार के लिए ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव रखा था। एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समक्ष एंटनी ब्लिंकन से मई की शुरुआत में लंदन में G7 विदेश मंत्री की बैठक के दौरान मुलाकात की। भारतीय अमेरिकी संगठनों ने कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के लिए लाखों डॉलर एकत्रित किए हैं। भारत के राजदूत के साथ चैम्बर के संस्थापक की बैठक। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने $2.5 करोड़, सेवा इंटरनेशनल ने $1.7 करोड़ और इंडिया स्पोरा ने $25 लाख एकत्रित किए। वहीं डलास स्थित यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में 115 वेंटिलेटर और 800 ऑक्सीजन सांद्रक भी भारत भेजे। उसने अभी तक भारत की मदद के लिए $12 लाख एकत्रित किए हैं। भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू के साथ बैठक में चैम्बर के संस्थापक अध्यक्ष अशोक मागो ने कहा, भारत में स्थिति बेहद खतरनाक है। हालांकि भारत और भारत के लोग इससे उबर रहे हैं और हम सभी के सहयोग से जल्द ही वे बेहतर दिन। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।